थी। कुसुम नित नए आभूषणों से सजी रहती थी और क्या कहूँ, एक दिन विनोद ने कुसुम की एक कविता मुझे सुनाई और एक एक शब्द पर सिर धुनते रहे। मैं माननी तो हूँ ही, सोचा, जब यह उस चुड़ैल पर लट्टू हो रहे हैं तो मुझे क्या गरज पड़ी है कि इनके लिए अपना सिर खपाऊं। दूसरे दिन वो सवेरे आए तो मैंने कहला दिया, तबीयत अच्छी नहीं है। जब उन्होंने मुझसे मिलने के लिए आग्रह किया तब विवश होकर मुझे कमरे में आना पड़ा। मन में निश्चय करके आई थी, साफ कह दूंगी अब आप न आया कीजिए। मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मैं कवि नहीं, विदुषी नहीं, सुभाषिनी नहीं। एक पूरी स्पीच मन में उमड़ रही थी, पर कमरे में आई और विनोद के सतृष्ण नेत्र देखे, प्रबल उत्कंठा में कांपते हुए ओठ बहन, उस आवेश का चित्रण नहीं कर सकती। विनोद ने मुझे बैठने भी न दिया, मेरे सामने घुटनों के बल फर्श पर बैठ गए और उनके आतुर उन्मत्त शब्द मेरे हृदय को तरंगित करने लगे। एक सप्ताह तैयारियों में कट गया। पापा और मामा फूले न समाते थे और सबसे प्रसन्न थी कुसुम, यही कुसुम जिसकी सूरत से मुझे घृणा थी। अब मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने उस पर संदेह करके उसके साथ घोर अन्याय किया। उसका हृदय निष्कपट है, उसमें न ईर्ष्या है न तृष्णा, सेवा ही उसके जीवन का मूल तत्व है। मैं नहीं समझती कि उसके बिना ये 7 दिन कैसे कटते। मैं कुछ खोई खोई सी जान पड़ती थी। कुसुम पर मैंने अपना सारा भार छोड़ दिया था। आभूषणों के चुनाव और सजाव, वस्त्रों के रंग और काट छांट के विषय में उसकी सुरुचि विलक्षण है। 8वें दिन जब उसने मुझे दुल्हन बनाया तो मैं अपना रूप देखकर चकित सी रह गई। मैंने अपने को कभी ऐसी सुंदरी न समझा था। गर्व से मेरी आंखों में नशा सा छा गया। उसी दिन संध्या समय विनोद और मैं 2 भिन्न जल धाराओं की भांति संगम पर मिलकर अभिन्न हो गए। विहार यात्रा की तैयारी पहले ही से हो चुकी थी। प्रातः काल हम मंसूरी के लिए रवाना हो गए। कुसुम हमें पहुंचाने के लिए स्टेशन तक आई और विदा होते समय रोई। उसे साथ ले चलना चाहती थी, पर न जाने क्यों वो राजी न हुई। मंसूरी रमणीक है, इसमें संदेह नहीं। श्यामवर्ण मेघ मालाएं पहाड़ियों पर विश्राम कर रही हैं। शीतल पवन आशा तरंगों की भांति चित्त का रंजन कर रहा है, पर मुझे ऐसा विश्वास है कि विनोद के साथ मैं किसी निर्जन वन में भी इतने ही सुख से रहती। उन्हें पाकर अब मुझे किसी वस्तु की लालसा नहीं। बहन, तुम इस आनंदमय जीवन की शायद कल्पना भी न कर सकोगी। सुबह हुई, नाश्ता आया, हम दोनों ने नाश्ता किया। डैंडी तैयार है। 9 बजते बजते सैर करने निकल गए। किसी जल प्रपात के किनारे जा बैठे, वहाँ जल प्रवाह का मधुर संगीत सुन रहे हैं या किसी शिलाखंड पर बैठे मेघों की व्योम क्रीड़ा देख रहे हैं। 11 बजते बजते लौटे। भोजन तैयार है। भोजन किया, मैं पियानो पर जा बैठी। विनोद को संगीत से प्रेम है, खुद बहुत अच्छा गाते हैं और मैं गाने लगती हूँ तब तो वो झूमने ही लगते हैं। तीसरे पहर हम 1 घंटे के लिए विश्राम करके खेलने या कोई खेल देखने चले जाते हैं। रात को भोजन करने के बाद थिएटर देखते हैं और वहां से लौटकर शयन करते हैं। न सास की भुड़कियां, न नंदों की कानाफूसी, न जेठानियों के ताने। पर इस सुख में भी मुझे कभी कभी एक शंका सी होती है, फूल में कोई कांटा तो नहीं छिपा हुआ है, प्रकाश के पीछे कहीं अंधकार तो नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता ऐसी शंका क्यों होती है। अरे ये लो 5 बज गए। विनोद तैयार है, आज टेनिस का मैच देखने जाना है। मैं तो जल्दी से तैयार हो जाऊं, शेष बातें फिर लिखूंगी। हाँ, एक बात तो भूली ही जा रही थी, अपने विवाह का समाचार लिखना। पतिदेव कैसे है, रंग रूप कैसा है, ससुराल गई या अभी मैके ही में हो? ससुराल गई तो वहाँ के अनुभव अवश्य लिखना, तुम्हारी खूब नुमाइश हुई होगी। घर, कुटुंब और मोहल्ले की महिलाओं ने घूंघट उठा उठाकर खूब मुंह देखा होगा, खूब परीक्षा हुई होगी। ये सभी बातें विस्तार से लिखना। देखे कब फिर मुलाकात होती है। तुम्हारी पद्मा। गोरखपुर से कहने लगी, प्यारी पद्मा, तुम्हारा पत्र पढ़कर चित्त को बड़ी शांति मिली। तुम्हारे न आने ही से मैं समझ गई थी कि विनोद बाबू तुम्हें हर ले गए, मगर यह न समझी थी कि तुम मंसूरी पहुंच गई। अब उस आमोद प्रमोद में भला गरीब चंदा तुम्हें क्यों याद आने लगी। अब मेरी समझ में आ रहा है कि विवाह के नए और पुराने आदर्श में क्या अंतर है। तुमने अपनी पसंद से काम लिया, सुखी हो।
मैं लोक लाज की दासी बनी रही, नसीबों को रो रही हूँ। अच्छा, अब मेरी बीती सुनो। दान दहेज के टंटे से तो मुझे कुछ मतलब है नहीं। पिताजी ने बड़ा ही उदार हृदय पाया है, खूब दिल खोल कर दिया होगा। मगर द्वार पर बारात आते ही मेरी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। कितनी उत्कंठा थी वर दर्शन की, पर देखूं कैसे, कुल की नाक न कट जाएगी। द्वार पर बारात आई, सारा जमाना वर को घेरे हुए था। मैंने सोचा छत पर से देखूं। छत पर गई, पर वहां से भी कुछ न दिखाई दिया। हाँ, इस अपराध के लिए अम्मान जी की बुर्कियां सुननी पड़ी। मेरी जो बात इन लोगों को अच्छी नहीं लगती, उनका दोष मेरी शिक्षा के माथे मढ़ा जाता है। पिताजी बेचारे मेरे साथ बड़ी सहानुभूति रखते हैं, मगर किस किस का मुंह पके। द्वार 4 तो यूं गुजरा और भामवरों की तैयारियां होने लगी। जनवासी से गहनों और कपड़ों का थाल आया। बहन, सारा घर, स्त्री पुरुष सब उस पर कुछ इस तरह टूटे मानो इन लोगों ने कभी कुछ देखा ही नहीं। कोई कहता है कंठा तो लाए ही नहीं, कोई हार के नाम को रोता है। अम्मान जी तो सचमुच रोने लगी, मानो मैं डुबा दी गई। वर पक्ष वालों की दिल खोलकर निंदा होने लगी, मगर मैंने गहनों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। हाँ, जब कोई वर के विषय में कोई बात करता था तो मैं तन्मय होकर सुनने लगती थी। मालूम हुआ दुबले पतले आदमी है, रंग सांवला है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, हंसमुख हैं। इन सूचनाओं से दर्शनोत्कंठा और भी प्रबल होती थी। भामवरों का मुहूर्त ज्यों ज्यों समीप आता था, मेरा चित्त व्यग्र होता जाता था। अब तक यद्यपि मैंने उनकी झलक भी न देखी थी, पर मुझे उनके प्रति एक अभूतपूर्व प्रेम का अनुभव हो रहा था। इस वक्त यदि मुझे मालूम हो जाता कि उनके दुश्मनों को कुछ हो गया है, तो मैं बावली हो जाती। अभी तक मेरा उनसे साक्षात नहीं हुआ है, मैंने उनकी बोली तक नहीं सुनी है, लेकिन संसार का सबसे रूपवान पुरुष भी मेरे चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता। अब वही मेरे सर्वस्व हैं। आधी रात के बाद भामवरें हुई। सामने हवन कुंड था, दोनों ओर विप्रगण बैठे हुए थे, दीपक जल रहा था, कुल देवता की मूर्ति रखी हुई थी, वेद मंत्र का पाठ हो रहा था। उस समय मुझे ऐसा मालूम हुआ कि सचमुच देवता विराजमान है। अग्नि, वायु, दीपक, नक्षत्र सभी मुझे उस समय देवत्व की ज्योति में प्रदीप जान पड़ते थे। मुझे पहली बार आध्यात्मिक विकास का परिचय मिला। मैंने जब अग्नि के सामने मस्तक झुकाया तो ये कोरी रस्म की पाबंदी न थी। मैं अग्निदेव को अपने सम्मुख मूर्तिमान स्वर्गीय आभा से तेजो में देख रही थी। आखिर भामवरे भी समाप्त हो गई, पर पतिदेव के दर्शन न हुए। अब अंतिम आशा ये थी कि प्रातः काल जब पतिदेव कलेवा के लिए बुलाए जाएंगे, उस समय देखूंगी। तब उनके सिर पर मोर न होगा। सखियों के साथ मैं भी जा बैठूंगी और खूब जी भर कर देखूंगी। पर क्या मालूम था कि विधि कुछ और ही कुचक रच रहा है। प्रातः काल देखती हूँ तो जनवासी के खेमे उखड़ रहे हैं। बात कुछ न थी, बारातियों के नाश्ते के लिए जो सामान भेजा गया था वो काफी न था, शायद घी भी खराब था। मेरे पिताजी को तुम जानती ही हो, कभी किसी से दबे नहीं, जहाँ रहे शेर बनकर रहे। बोले जाते हैं तो जाने दो, मनाने की कोई जरूरत नहीं। कन्या पक्ष का धर्म है बारातियों का सत्कार करना, लेकिन सत्कार का यह अर्थ नहीं कि धमकी और रोब से काम लिया जाए, मानो किसी अफसर का पड़ाव हो। अगर वो अपने लड़के की शादी कर सकते हैं तो मैं भी अपनी लड़की की शादी कर सकता हूँ। बारात चली गई और मैं पति के दर्शन न कर सकी। सारे शहर में हलचल मच गई, विरोधियों को हंसने का अवसर मिला। पिताजी ने बहुत सामान जमा किया था, वो सब खराब हो गया। घर में जिसे देखिए मेरी ससुराल की निंदा कर रहा है, उजड़ है, लोभी है, बदमाश है। मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता, लेकिन पति के विरुद्ध मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। एक दिन अम्मान जी बोली, लड़का भी बेसमझ है, दूध पीता बच्चा नहीं, कानून पढ़ता है, मूंछ दाढ़ी आ गई है। उसे अपने बाप को समझाना चाहिए था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मगर वह भी भीगी बिल्ली बना रहा। मैं सुनकर तिलमिला उठी, कुछ बोली तो नहीं, पर अम्मान जी को मालूम जरूर हो गया कि इस विषय में मैं उनसे सहमत नहीं। मैं तुम्ही से पूछती हूँ बहन, जैसी समस्या उठ खड़ी हुई थी उसमें उनका क्या धर्म था? अगर वो अपने पिता और अन्य संबंधियों का कहना न मानते तो उनका अपमान न होता?
उस वक्त उन्होंने वही किया जो उचित था, मगर मुझे विश्वास है कि जरा मामला ठंडा होने पर वो आएंगे। मैं अभी से उनकी राह देखने लगी हूँ। डाकिया चिट्ठियाँ लाता है तो दिल में धड़कन होने लगती है, शायद उनका पत्र भी हो। जी में बार बार आता है, क्यों न मैं ही एक खत लिखूं, मगर संकोच में पड़कर रह जाती हूँ। शायद मैं कभी न लिख सकूंगी। मान नहीं है, केवल संकोच है। पर हाँ, अगर 10-5 दिन और उनका पत्र न आया या वो खुद न आए तो संकोच मान का रूप धारण कर लेगा। क्या तुम उन्हें एक चिट्ठी नहीं लिख सकती? सब खेल बन जाए। क्या मेरी इतनी खातिर भी न करोगी? मगर ईश्वर के लिए उस खत में कहीं यह न लिख देना कि चंदा ने प्रेरणा की है। क्षमा करना, ऐसी भद्दी गलती की तुम्हारी ओर से शंका करके मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रही हूँ, मगर मैं समझदार थी ही कब। तुम्हारी चंदा। मंसूरी अंडस्को से पद्मा कहने लगी, प्यारी चंदा, मैंने तुम्हारा खत पाने के दूसरे ही दिन काशी खत लिख दिया था। उसका जवाब भी मिल गया। शायद बाबूजी ने तुम्हें खत लिखा हो। कुछ पुराने ख्याल के आदमी हैं। मेरी तो उनसे एक दिन भी न निभती। हाँ, तुमसे निभ जाएगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की कहानी अगले भाग में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।